हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे धातुएं, खनिज, अयस्क और इनके गुण धर्म तथा उपयोग। और इससे जो है सो ये वीडियो का भाग 3 है। ठीक है दोस्तों, तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है। ठीक है दोस्तों, यानी कह रहा है कि इसमें से कौन जो है वो सामान्य ताप पर द्रव होता है। ठीक है, ऑप्शन में कौन कौन है? सीसा है, पारा है, निकेल है, टीन है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है ये पारा जो है सामान्य ताप पर द्रव होता है। दोस्तों, थर्मामीटर में आपने देखा होगा जो चमकीला पदार्थ जो रहता है वह पारा ही रहता है। ठीक है दोस्तों, इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। देखिए, पारा सामान्य ताप पर द्रव होता है। इसका प्रयोग थर्मामीटर में ताप मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? ठीक है, यानी रेडियम जो है कौन सा खनिज से प्राप्त किया गया था? तो इसका आंसर है दोस्तों पिच ब्लेंड। ठीक है, यानी पिच ब्लेंड खनिज से रेडियम को प्राप्त किया गया था। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। देखिए, पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेंड रेडियम का अयस्क है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ बन रहा है कि पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो रेडियम का अयस्क है। ठीक है, देखिए, लेकिन पिच ब्लेंड में रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है ना। क्यूरी दंपत्ति ने रेडियम प्राप्ति के लिए पिच ब्लेंड का ही शोधन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वह धातु कौन सी है? तो दोस्तों वह धातु तांबा है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तांबा जो है ऑक्साइड में बदल जाता है, इसीलिए। इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। देखिए, वायु में थोड़ी देर रखने के बाद तांबा धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। ठीक है, वस्तुतः यह वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, लोहा जो है किस खनिज के द्वारा प्राप्त होता है? तो ये हेमेटाइट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, लोहा का अयस्क कौन है? तो हेमेटाइट। देखिए, हेमेटाइट अयस्क से लोहे की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन जो है मतलब गलत है, ये आपको चुनना है। ठीक है दोस्तों, देखिए, पहला कथन में क्या करा है कि जल में अधिक विलय होता है ना, विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलय होता है। दूसरा कथन है कि हल्के पीले रंग का यह चूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें जो है गलत कथन कौन सा है? तो ए वाला जो है ये गलत कथन है। ठीक है, यानी कि जल में अधिक विलय होता है। ठीक है, यानी ये जो है सो गलत क्वेश्चन है, मतलब गलत कथन है। और हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, तो ये सही है क्योंकि हल्का पीला रंग का ये होता है, इसीलिए यानी इसमें सही आंसर जो हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। ऐसे ऑप्शन में दोस्तों ये भी है, ऑक्सीकारक है, विरंजक चूर्ण ऑक्सीकारक है, तो ये भी जो है सो सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, यह भी कथन सही है। इसका व्याख्या देखिए,
क्या करे देखिए, विरंजक चूर्ण एक पीत धवल चूर्ण होता है जिससे क्लोरीन की गंध आती है। विरंजक चूर्ण को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तो इससे धीरे धीरे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, यह कार्बन डाइऑक्साइड अथवा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिकृत होकर क्लोरीन गैस प्रदान करता है। ठीक है, इसका रिएक्शन देखिए दोस्तों, ये है ना CaOCl2 या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है जब रिएक्शन करता है तो क्लोरीन गैस को मुक्त करता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ये बना देता है। देखिए दोस्तों, ये क्या है, CaO और Cl2, यही है विरंजक चूर्ण का सूत्र दोस्तों। CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है दोस्तों। यानी याद रखिएगा, विरंजक चूर्ण में कौन कौन तत्व है, तो कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन, तीन तत्व से मिलकर ये बना है। ठीक है, आगे देखिए, ये विरंजक चूर्ण को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्लोरीन गैस निकलता है, जल बनेगा और कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, और विरंजक चूर्ण को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब ये अभिक्रिया करता है तब क्लोरीन गैस निकलेगा, जल बनेगा और कैल्शियम सल्फेट बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको प्रगलन कहते हैं दोस्तों, है ना। देखिए प्रश्न में क्या कहा था कि जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, तो प्रगलन कहते हैं। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए क्या कर रहा है, प्रगलन की क्रिया में अयस्क के अपचयन से उच्च ताप पर धातु प्राप्त की जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में धातु संगलित यानी कि फ्यूज्ड या मिश्रित या शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर दोस्तों, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जस्ते से एक बर्तन पर, ठीक है, यानी कि जस्ता से एक बर्तन पर जब विद्युत लेपन की विधि जब होती है तो उसमें क्या होता है, तो बर्तन को ऋण ध्रुव यानी कि उस पर माइनस आवेश रहता है और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव यानी कि उसको प्लस आवेश वाला उसको बनाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए इसका व्याख्या, जस्ते से बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में जस्ता 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बन जाता है। ठीक है, और बर्तन इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ऋणात्मक हो जाता है। इससे जस्ता धन ध्रुव और बर्तन ऋण ध्रुव के रूप में परिणत हो जाता है। दोस्तों देखिए क्या कर रहा है कि जस्ते से बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में जस्ता 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बन जाता है। ठीक है, यानी जो जस्ता होता है यानी कि ये जिंक वाला, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, मतलब क्या हो गया, इस पर 2+ यानी धनायन आ जाता है। ठीक है, तो धनायन बन जाता है और बर्तन इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ऋणात्मक हो जाता है। देखिए, और बर्तन जो है, ठीक है, जो बर्तन होता है दोस्तों, तो वो जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो ग्रहण कर ये ऋणायन हो जाता है 2-, ठीक है, ऋणात्मक हो जाता है। इससे जस्ता पर धन ध्रुव यानी कि प्लस और इस पर ऋण ध्रुव यानी कि इस पर ये माइनस आवेश आ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये हो गया। अगला प्रश्न देखिए, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसमें से लोहा में जब जंग लग जाता है तो कौन सा इसमें परिवर्तन होता है। देखिए, यह लंबे समय तक बढ़ता है, एक ऑप्शन ये है, यह पहले घटता है और फिर बढ़ता है। अगला ऑप्शन देखिए, यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है। ठीक है, फिर है यह एक समान रहता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी इसमें से जो है सो क्या होता है। ठीक है,
तो देखिए इसका आंसर दोस्तों है ये ए नंबर वाला, यानी यह लंबे समय तक बढ़ता है। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि लोहे में जब जंग लगती है तो उसका ऑक्सीकरण यानी Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड में होने लगता है। दोस्तों याद रखिएगा, जब लोहा में जंग लगता है तो वो अपने ऑक्साइड में बदलता है, यानी क्या हो जाता है Fe2O3। ठीक है, यानी Fe2O3 यानी कि फेरिक यानी कि फेरस ऑक्साइड है ना, या आयरन ऑक्साइड, इसमें वो बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आयरन के साथ ऑक्सीकरण के मिल जाने के कारण लोहे का वजन बढ़ जाएगा, लेकिन लोहे पर जंग लगने के लंबे समय बाद जंग के कारण लोहे के खत्म होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, इससे लोहे का वजन कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 67th में, ठीक है, री एग्ज़ाम, तो उसमें दोस्त देखिए क्या हुआ था कि बिहार लोक सेवा आयोग जो है अपने अंतिम उत्तर पत्रक में इसका उत्तर विकल्प जो है सो ए माना था। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर आपको ए बताया जा रहा है इसमें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, जस्ते से क्या बनता है? तो विद्युत बैटरी बनती है। व्याख्या देखिए, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः सल्फाइड अयस्क जिंक ब्लेंड यानी कि ZNA से किया जाता है। दोस्तों जस्ता धातु का निष्कर्षण जो है किससे किया जाता है? तो मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्क से किया जाता है, और उसका नाम क्या है? जिंक ब्लेंड। याद रखिएगा दोस्तों, ZNS यानी जिंक ब्लेंड यानी जस्ता धातु, इसी से इसका निष्कर्ष होता है। ठीक है, यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। इसका उपयोग विद्युत बैटरी तथा मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, Al2O3 2SiO2 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है यह? ठीक है, तो दोस्तों चीनी मिट्टी का सूत्र है यह। ठीक है, किसका? चीनी मिट्टी का सूत्र है दोस्तों, ये याद रखिएगा। Al2O3.2SiO2.2H2O यह जो है किसका सूत्र है? तो चीनी मिट्टी का सूत्र है यह। ठीक है दोस्तों, देखिए ये बीपीएससी स्कूल टीचर और हेड मास्टर में भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, यानी TRE 2 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। ये इसका व्याख्या देखिए, काओलिन को चीनी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, काओलिन को चीनी मिट्टी भी कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला नरम सफ़ेद पदार्थ है। इसका रासायनिक सूत्र Al2O3 2SiO2 2H2O है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? ठीक है, तो ये यूरेनियम हो जाएगा इसमें। इसका व्याख्या देखिए दोस्तों, यूरेनियम सबसे भारी धातु है। इसकी परमाणु संख्या 92 और परमाणु भार 238.02891 है ना, U है। याद रखिएगा दोस्तों, यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 है और इसका परमाणु भार 238 है लगभग। ठीक है, इसीलिए जो है क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा भारी जो है यहाँ पर ये यूरेनियम है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा धातुएं, खनिज, अयस्क और इनके गुण धर्म तथा उपयोग टॉपिक का ये तीसरा वीडियो हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों को मिलता रहे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं फिर दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।